मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में इस यूनिट को जो हम स्टडी करेंगे या हम इस वीडियो के बाद हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम ये अचीव कर पाएंगे कि हम फिजिकल एस्पेक्ट जो स्कूल की बिल्डिंग का है उसको देख सकेंगे। फिर स्कूल में कौन कौन सी लर्निंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, इस वीडियो के बाद आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि एजुकेशन में गेम्स को कैसे इंक्लूड किया जाए और बजट को क्या किस तरह से डिफाइन किया गया है और उसको एलोकेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल को अगर देखें तो स्कूल की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या वो स्टैंडर्ड जो एक अप्रूव स्टैंडर्ड्स हैं बिल्डिंग के उसके मुताबिक है या नहीं है, जैसे कि एल शेप्ड है, यू शेप्ड है और भी बहुत सारी जो कि एच शेप्ड है, जो बिल्डिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। उसके मुताबिक अगर बिल्डिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। कि अगर बैंगलोर स्कूल है और बैंगलोर स्कूल में बच्चों के पास इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है कि बच्चे इजीली अपने सराउंडिंग में जा सकें, क्लासेस एक दूसरे के साथ इतनी कनेक्टेड है कि एक क्लास का शोर दूसरी क्लास में जा रहा है। साइट क्या है स्कूल की, क्या स्कूल बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया में है या स्कूल की बिल्डिंग थोड़ी सी अलग एरिया में है जहाँ पे शोर वगैरह नहीं आता, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और स्कूल को हमेशा ऐसी काम और क्वाइट प्लेस पे रखा जाता है ताकि बच्चे जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको मिल सके, उनको शोर शराबे से दूर जो है वो बिल्डिंग अगर होती है तो बच्चे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करते हैं अपनी स्टडीज़ पे, अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिवली कंडक्ट हो पाता है। स्कूल अगर बहुत बड़ा है और स्कूल इस एरिया में है जहाँ पे जो बाकी एरिया के बच्चे भी आके पढ़ना चाहते हैं, तो क्या स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि बच्चों के लिए हॉस्टल रखी जाए, या टीचर्स इवन अगर किसी और एरिया से आते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए तो अगर उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो इजीली वहाँ पे रह सके और रहने के साथ साथ अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कंडक्ट कर सकें। क्लासरूम का साइज़ बहुत मैटर करता है कि अगर आपकी क्लास का साइज़ बहुत छोटा है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एक सफोकेशन का एनवायरनमेंट आ जाता है, तो बच्चे प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख नहीं पाते और जो वो सीखना चाहते हैं वो उनसे इतनी ज़्यादा लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाती। या फर्नीचर का अगर हम देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का फर्नीचर इतना बुरा है या इतना अनकंफर्टेबल है जिसकी वजह से वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सही से कंडक्ट नहीं कर पाते, वो सही से उनको जो है वो अटेंशन उनकी सिर्फ इसी पे रहती है कि उसकी सीट पे कोई ना कोई जो है वो या टूटी हुई है या कोई कील लगी हुई है जिसकी वजह से वो अपना हाथ जहाँ रखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको डिस्टरबेंस होती है, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो फर्नीचर है वो बहुत कंफर्टेबल और सूटेबल होना चाहिए। सैनिटेशन का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे कभी भी अगर वॉशरूम की नीड होती है तो वो जाएं और इजीली क्लीन हो और प्रॉपर तरीके से उसकी जो है वो सफाई का, साफ सफाई का ख्याल रखा जा सके। अब क्लासरूम में वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो रोशनी का बंदोबस्त हो, बच्चे सनलाइट आती हो तो सनलाइट से ज़्यादा, और सनलाइट भी अगर इस तरह से हो कि बोर्ड फेसिंग ना हो, तो इसको बहुत स्ट्रक्चर वे में जो है वो बनाया जाए। हवा और रोशनी का ख्याल रखना, लाइट का ख्याल रखना, नॉइज़ लेवल को देखना कि हमारी क्लास इस तरह से तो नहीं है कोई इतना ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है या जब हम पढ़ते हैं तो उसकी वजह से दूसरी क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। तो इस तरह की सारी जो एलिमेंट्स हैं उनका ख्याल रखा जाता है जब भी आप स्कूल बिल्डिंग को नज़र में रखते हैं या स्कूल के फिजिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। अगर हम लर्निंग रिसोर्सेज देखें तो लर्निंग रिसोर्सेज में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आ जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स आ जाते हैं और लाइब्रेरी आ जाता है। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को जैसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, ये वो मटेरियल्स का कलेक्शन है जहाँ पर हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, जो हमारी पढ़ाई के ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको अचीव करने के लिए हम जिस तरह से ह्यूमन या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, लर्निंग को बेहतर बनाने के, लर्निंग सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का सहारा लेते हैं उनको हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं, जिसमें आपके बुक्स भी आ जाते हैं, जिसमें बोर्ड भी आ जाते हैं, जिसमें चौक भी आ जाता है, मार्कर आ जाते हैं, आपकी रिसोर्सेज आ जाते हैं। अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स वो होते हैं जिसमें ऑडिटरी और विजुअली आप बच्चों को कोई चीज़ दिखाते हैं जिसके साथ साथ बच्चे जो है वो चीज़ें सीखते हैं। अगर उसके टाइप्स देखें तो ये सारी चीज़ें हमें एडवांटेज देती हैं जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की तरफ आते हैं, हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट करना चाहते हैं और स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं। स्टूडेंट्स को पैसिवली नहीं बिठाया जाता है। जब आप ये ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करते हैं
तो बच्चों की अटेंशन लेवल जो है वो 80% इंक्रीज हो जाती है, और बच्चे जो है वो कोई चीज़ रेडियो पे सुन रहे हैं, टेप रिकॉर्डर पे सुन रहे हैं, जो ग्रामोफोन पहले के टाइम में होता था, या लिंगोफोन, या ऑडियो कैसेट्स यूज़ की जाती थी पहले के दौर में। अब अपनी टीचर जो है वो अपना मोबाइल के ज़रिए प्रोजेक्टर पे बच्चों के लिए कोई भी चीज़ जो है वो डिस्प्ले कर सकती हैं। हो सकता है कोई वीडियो दिखाना चाहती हैं, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो है वो उनको बताना चाहती हैं कि जिसकी वजह से जो बुक की जो नॉलेज है उसमें इजाफा हो सके, और बच्चे उस पर्टिकुलर वीडियो से, ऑडियो से एक और अच्छे तरीके से लर्न कर सकें और अपना कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर कर सकें। विजुअल एड्स अगर हम देखें तो चार्ट हो जाएं, अगर क्लासरूम में चार्ट लगे होते हैं तो टीचर अपनी पढ़ाई के दौरान पॉइंट कर सकते हैं कि आप इस चार्ट को देखें, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ब्लैक वाइट बोर्ड जो भी लगे होते हैं उस, और इसके साथ साथ पिक्चर्स हैं, मैप्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें, या स्लाइड प्रोजेक्टर्स है, ट्रांसपेरेंसी के जो ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर्स होते हैं जिसमें आप ट्रांसपेरेंट एक शीट होती है वो रखते हैं, हाथ से लिखी होती है, और जब आप अपने उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आप लिखे हुए को लगाते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर, तो वो आपका प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है कि व्हाट द टीचर इज कन्वेइंग अस। तो इंस्टेड आप वर्बली बच्चों को बताते जाएं, अगर वो एक डिस्प्ले होता जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजीली अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को नोट डाउन करना बहुत इजी हो जाता है। वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टी टाइम, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं for the for the teacher for giving advantage to the teaching learning process। अगर हम इसके एवीएट्स के जो एडवांटेजेस देखें तो लर्निंग को डेफिनेटली इफेक्टिव भी बनाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जब भी बच्चों को आप अगर वर्बली बताते जाएं, फॉर एग्जांपल अगर छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, या बड़ी लेवल के भी हैं, तो छोटे लेवल के जो बच्चे हैं उनको अगर आप कोई फ्रूट्स वगैरह दिखाएं, बजाय दिखाने के आप सिर्फ उनको बताते जाएं, तो उनको शायद वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन टीचर जो जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेकर आती हैं क्लासरूम में, तो उससे बच्चों की जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। बच्चों को जब भी वो कहीं पे मार्केट में भी नज़र आ जाता है, टीवी पे भी नज़र आता है, वो टीचर इजीली उस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारी टीचर जो है वो हमारे लिए क्लास में लेकर आई थी। उसके बाद स्टूडेंट्स की अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप वर्बल बहुत सारी 1 घंटा बात करते रहें, शायद बच्चे बोर हो जाएं, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी करा दें, कोई भी ऐसे मटेरियल लेकर आएं जो कि उनको और ज़्यादा उनकी लर्निंग एनहांस हो सके, तो उसके लिए फिर बच्चे बहुत इजीली आपको अटेंटिव मिलेंगे। बच्चों की मोटिवेशन इंक्रीज होती है, बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना ज़बरदस्त तरीके से इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं कि वो उनकी लाइफ लॉन्ग जो है वो लर्निंग हो जाती है, और बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को वो अपने जहनों में उनकी जो है वो प्रिजर्व रहता है। एनर्जी लेवल जो है वो टीचिंग में इंक्रीज होती है, स्टूडेंट्स बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं जब भी टीचर कोई भी ऐसी क्रिएशन लेकर आती हैं, कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी का काम करवाती हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जो बहुत पैसिव होते हैं, लेकिन वो जब टीचर्स कोई भी चीज़ अपनी क्लास में लेकर आते हैं, चाहे वो आपके चार्ट हो, चाहे वो एक कैसेट हो, चाहे वो ऐसी ऑडियो हो, कोई भी ऐसी वीडियो हो, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप हो, जिसके ज़रिए बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को फिर रिलेट करने शुरू हो जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि आप रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं, एक्सपीरियंसेस ऐसे करवाते हैं कि बच्चे रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर हम एविएट्स के देखें तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आप वेदर हार्डली ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लाइट अगर चली जाए और प्रोजेक्टर पे आप कोई काम कर रहे थे और जनरेटर अवेलेबल नहीं है, जनरेटर्स नहीं होते, तो फिर हो सकता है कि वो आपका स्टक हो जाए, हो सकता है कि आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट समटाइम्स बहुत ज़्यादा इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते कि ये जो हमको आपको एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, ये जो आपको इक्विपमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, या आपको जो मटेरियल दिखाया जा रहा है, उसको हमें अपने कंटेंट के साथ रिलेट करना है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ एन एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। समटाइम्स जो प्रोजेक्ट लेकर आने होते हैं, जो मटेरियल लेकर आना होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इट इज़ नॉट अप्रोचेबल फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स के आप स्टूडेंट्स से कहें कि आप ले आएँ, या टीचर स्कूल्स अरेंज नहीं कर पाते। जब आप एविएट्स को लगाते हैं तो एक ये भी अजम्पशन है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, या फिर इसके लिए स्पेस बहुत रिक्वायर्ड हो या कन्वीनियंस हो,
convenience for the teachers and convenience for the students both. इसके बाद जो यूज होता है स्कूल से रिलेटेड, अगर हम रिसोर्सेज देखें तो लाइब्रेरी इज अ बिग रिसोर्स फॉर द स्टूडेंट्स, और इसमें जो लाइब्रेरी की जो रूम है वो बेसिकली बुक्स की कलेक्शन होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको फिल्म्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड म्यूजिक मिलेगा, और ऐसी आपके एरियाज मिलेंगे। इवन आपको कंप्यूटर्स स्टेशंस मिलेंगी जहाँ पे आप जाके अपना काम कर सकते हैं। इंटरनेट पे काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके कंप्यूटर स्टेशंस पे बैठ के और कंप्यूटर पे आप अपना काम वो कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइब्रेरी में जिस तरह से बुक्स रखी जाती हैं वो हर एक के लिए अवेलेबल अगर वैसे नहीं होती, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो वो बुक या वो कंटेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। और एक हेल्दी कम्युनिटी भी बिल्डअप होती है जहाँ जब आप लाइब्रेरी में लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, तो आपको पता चलता है कि बेसिकली कौन कौन सी एरियाज में कौन कौन सी रिसर्चेज हो रही हैं। एजुकेशनल फील्ड में अगर देख लें, लॉ की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में, इवन आप अगर कोई भी फील्ड है उसमें उससे रिलेटेड कोई नई जो इनोवेशंस, कोई रिसर्चेस देखना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर यू कैन get all the information, where you can get all the necessary information required for your particular content और particular जो job है या resources हैं वो आपको easily वहाँ पे मिल जाते हैं। लाइब्रेरी में यूटिलिटी ऑफ लाइब्रेरी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी को अगर देखें तो यूटिलाइज कैसे करना है। लाइब्रेरी में बुक्स तो अवेलेबल हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह से आपने बुक्स को सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से आपने बुक्स इशू करनी है, वहाँ पे बैठने के क्या आपके रूल्स हैं, आप किस तरह से वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, कौन कौन से टाइमिंग्स हो सकते हैं। समटाइम्स अगर आफ्टर कोविड हम देखें तो लाइब्रेरीज को रिजर्व करना पड़ता है। लाइब्रेरी में बैठने के लिए पहले ही आप सीट रिजर्व करते हैं, और उसके बाद अगर आपको वो सीट मिल जाती है ऑनलाइन तो फिर आप वहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर उसी जगह पे जाके वहाँ बैठते हैं, और वो आप रिजर्व की भी सीट जो है वो अपने अपने लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के सेक्शंस बनाए जाते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मुताबिक जो है वो शेल्फ होते हैं, और वहाँ पे वो कंटेंट अवेलेबल होता है। और अगर क्लास लाइब्रेरी देखें तो क्लास की लाइब्रेरी एक क्लासरूम में साइड पे एक शेल्फ बनाया जाता है जिस पे सारे बुक्स रखे जाते हैं। अगर समटाइम्स जो बच्चे स्कूल से ऐसा कुछ स्कूल्स होते हैं जो कि बच्चों को ये कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी नोटबुक्स लेकर आया करें और बाकी बुक्स जो है वो यहाँ पे रख दें, तो लाइब्रेरी इज़ देयर, वो वहाँ पे बनाई जाती है छोटी सी लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चों के लिए और ना सिर्फ वो बुक्स के जो करिकुलम के कंटेंट होता है बल्कि उसके साथ साथ आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैरायटी होती है बुक्स की, जिसमें जो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक स्टोरी बुक्स हैं, फिक्शंस के बुक हैं, रियलिटी बेस्ड हैं, वो सारे बुक्स नॉन फिक्शन और फिक्शन दोनों पढ़े होते हैं। पोइट्री के बुक होते हैं, बच्चों के लिए ड्राइंग के बुक्स होते हैं, वो सारी क्लासरूम लाइब्रेरी में अरेंज किए जाते हैं। अरेंजमेंट इस तरह से की जाती है, टीचर्स उनको बता देती हैं कि अगर आप कोई करिकुलम से अलावा कोई भी बुक्स लेनी होंगी तो आप लाइब्रेरी की क्लास में आप इस जगह से बुक्स लेंगे और इस तरह से बुक्स को वापस रखना होगा। रीडिंग रूम्स बनाए जाते हैं जो स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए बनाए जाते हैं। देन इट कम्स एजुकेशनल फाइनेंसिंग। मैनेजमेंट के रिसोर्सेज में एजुकेशनल फाइनेंसिंग का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, क्योंकि एजुकेशनल फाइनेंस जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह से एक काम करता है कि हम उसमें देखते हैं कि हमारे जो स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें किस तरह से फंड को एलोकेट किया जाए, फंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। स्कूल या यूनिवर्सिटी में हम चूज करें कि हमें फंडिंग सोर्सेज कौन सी होंगी, क्या स्कूल अपने फंड्स को जनरेट करेगा, यूनिवर्सिटीज प्राइवेट जो है वो खुद अपने फंड्स जनरेट करेंगे, या उनको कोई फंडिंग एजेंसी जो है वो फंड करेंगी। तो उससे रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो वो हमारे जो फंड्स हैं वो किस तरह से उनको एलोकेट करना है, फंड्स जनरेट कैसे करना है, तो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ मैनेजमेंट, रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। और फोर्सेस अफेक्टेड डिमांड ऑफ एजुकेशन, जिसमें सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, उसके जो डिमांड होती है उसके मुताबिक एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे कि हम अगर देखें तो सोसाइटी अगर सोसाइटी की नीड्स हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो एथिक्स और हमारे इस्लामिक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, और साथ साथ जो है वो मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए, तो बच्चों को उस तरह की जो सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक स्कूल जो है वो उनकी डिमांड को पूरी करते हैं। रिलीजन की डिमांड को पूरी की जाती है कि
जो हमारे रिलीजन की बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारी इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हमारे हर एक बच्चे को आनी चाहिए। पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे पॉलिटिकली ये डिसाइड किया गया कि हम अपना यूनिफॉर्म करिकुलम बनाएंगे, तो यूनिफॉर्म करिकुलम डिज़ाइन किया गया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है कि हम जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों बच्चों को फ्यूचर में किस तरह से काम आएगा, क्या उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से काम आएगा, बच्चे एम्प्लॉयमेंट ले सकेंगे या नहीं ले पाएंगे। उस सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए हमें उन बच्चों को तैयार करना है। तो बच्चों को वेरिएशन दी जाती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हर एक सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ और कीनली पढ़ाया जाता है, ताकि उनके फ्यूचर को वो प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर सकें कि मुझे फ्यूचर में होना क्या है और किस तरह से मुझे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। पॉपुलेशन अगर देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से अपने कंटेंट को डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं और शहरों के हिसाब से आप कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स अलग होंगी। जो कंटेंट आपकी पॉपुलेशन जो कि रूरल एरियाज में है, तो उनके लिए मेथोडोलॉजी आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कि हमारी एजुकेशन पे। अगर हमारी एजुकेशन का जो डिज़ाइन है वो अगर हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं या ब्लेंडेड पे आ जाते हैं, तो वो रिक्वायर करता है कि टीचर या स्टूडेंट के पास वो सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हों, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली प्रॉपर तरीके से वो अपना कंटेंट कवर कर सके या हम जो डे टू डे नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। तो इकोनॉमिक फैक्टर अगर इतना ज़्यादा लो होगा तो हम प्रॉपर तरीके से उसको इतने ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। देन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, या हमारा डेमोक्रेटिक वे में हम सुपरवाइज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है वो डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है और लेजर फेयर है, या किस तरह की उनकी जो अप्रोचेज हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है और एजुकेशन की डिमांड्स को पूरा किया जाता है। फिर आ जाता है व्हाट इज बजट। बजट इज estimation of revenue and expenses over a specified future period of time and is usually compiled and re-evaluated on a periodic basis। के एक बेसिक साल का आपको जो बजट है वो दे दिया जाता है। उस एक साल के बजट में आपने वो सारी चीज़ें पूरी करनी होती हैं। उसमें चाहे आपके डिफरेंट किस्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको पूरा करना है। अगर आप उन एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाते, एक्सीड कर जाते हैं, या आपके आपके जो बजट में जितना अमाउंट है उसको रह जाता है, तो फिर एक साल के बाद वो रिन्यू होता है। जो आपका जो बजट रह जाता है वो वापस जो है वो रीसबमिट हो जाता है बजट जो फंडिंग एजेंसी को। फिर ये इशू किया जाता है फॉर दैट पीरियड। तो हमारे पाकिस्तान में हमने ये देखा है बहुत सारे कि जो बजट है वो प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं होता। वो बजट इसलिए एलोकेट नहीं होता कि एफिशिएंटली कोई बजट को एलोकेट करना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप वो ओपन करें, बच्चों के लिए एविएट्स लेकर आएँ, बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए टीचर्स को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाएं, टीचर्स को फैसिलिटेट करें, तो टीचर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर आ सकते हैं, और उसके लिए जो फाइनेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो स्कूल उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ताकि जब वो अगर उनको कर देते हैं तो एट द एंड जो आपका बजट बच जाता है, जो आपका फाइनेंस बच जाता है, वो उसमें यूटिलाइज हो जाएगा। और बजट का पर्पज़ ये होता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, आपको ये क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम देखें तो उसमें बजट का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की एबिलिटी तभी काम करती है जब हम प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल एसेट्स को, फाइनेंशियल अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं विद इन द स्कूल, विद इन द यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बजट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट बजट वी कैन नॉट मूव टू एनी हम अपना एम अचीव नहीं कर पाते। एडवांटेज ऑफ बजट देखें तो बजट जब आपको दिया जाता है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से, उसमें मिशन भी दिया जाता है, विजन भी होता है कि ये बजट आपको क्यों दिया जा रहा है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ के लिए दिया जा रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए फंड किया जा रहा है, कौन कौन से फाइनेंशियल टर्म्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एक स्केजुअल दे दिया जाता है जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से जो भी, फॉर एग्जांपल अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड पे इस एजुकेशनल जो मेरा जो एकेडमिक ईयर है उसमें मैं ये एक्टिविटीज़ करवाना चाहती हूँ, बीइंग अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन,
तो फिर अगर आपके पास बजट ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो बजट के मुताबिक आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को अरेंज कर सकते हैं। और अगर बजट नहीं अवेलेबल होता तो फिर आपके पास एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच बजट। तो बजट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अगर स्कूल के बजट की बात करें तो ये वो बजट होता है जो टाइम ओवर द टाइम पीरियड आपने कवर करना होता है, और फाइनेंशियल ईयर में आपको वो दिया जाता है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने बजट को एलोकेट नहीं किया तो फिर वो आपका रिन्यू होता है, और वो उसको जो है वो वापस दे दिया जाता है फंडिंग एजेंसी को। सो दिस इज हाउ ऑल अबाउट आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि हम यूटिलाइज करते हुए अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हम कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।